जेंटलमैन, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है इमरान हसन। आपने मंडे की सुबह कभी कोई इतनी खुश खातून देखी है? सिर्फ ये हो सकती है। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है। एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं और हमें देख रहे हैं बराह रास्त। मैं हूं इमरान हसन, ऐसे हिना टोल्ड, और हिना मेरे साथ है। और हम आज के प्रोग्राम में भी वो सब कुछ करने वाले हैं जो आपके वीक को अच्छा बनाएगा। मंडे का शो जब भी वैसे हिना शुरू होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है, मंडे ब्लूज लोगों को होते हैं लेकिन मुझे नहीं होते। मुझे भी नहीं होते, मुझे ट्यूसडे ब्लूज होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मंडे यूज्ड टू बी इजी फॉर मी, ट्यूसडे इज अ बिट डिफिकल्ट एंड सो हैपेंस विद सो मेनी पीपल। लेकिन यस, होता है कि जब आप 2 छुट्टियां गुजार के जाते हैं। हाउ यूज्ड टू बी योर मंडे बाय द वे? बहुत एनर्जेटिक और बहुत मुझे तो लाइवली अच्छा फील हो रहा होता है। हाँ, एनर्जी जो है ना वो रिस्टोर हो चुकी होती है। डियर व्यूअर्स, अच्छा आज के शो में चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड ही होता है ऑब्वियसली डेली, लेकिन हम आज मैनेज करेंगे कि आपको बहुत कुछ आज के शो में भी आपके लिए रखें और दिखाएं। सो सबसे पहले व्हाट डू वी हैव, ऑब्वियसली वी यूज्ड टू हैव पॉलिटिक्स, और हम देख रहे थे अभी कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही थी। सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात होगी। पॉलिटिक्स के साथ वी हैव कोरोना, कोविड की वर्स्ट सिचुएशन हो रही है और थर्ड वेव के अंदर 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आजाद कश्मीर में जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कहां-कहां जा सकते हैं, टूरिज्म पे बात करेंगे। बिल्कुल, अभी नहीं आपने डिस्क्लोज करना, हम आराम से बताएंगे, सरप्राइज है। इसके अलावा हम बात करेंगे वेदर पे। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, हवा में जो है वो ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। मास्क जरूर पहने, लेकिन आज आते हुए मौसम बड़ा प्लेजेंट था, बड़ा अच्छा था। लेकिन ये जो आपने पहली बात की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिप्स ड्राई हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के, स्किन बड़ी क्रैक्ड, ब्लीडिंग हो रही है नोज में से। तो इसमें लोग ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स इनफैक्ट ये कह रहे हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो भी ये कह रहे हैं कि एक तो अपने स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज करें, थोड़ा इसके ऊपर नमी रखें, और उसके साथ साथ पानी ज्यादा से ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास एक बहुत स्पेशल आज सेगमेंट है जिसमें हम पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान फ्रेंडशिप की बात करेंगे। एक बहुत जबरदस्त गाना आया है, वो गाना कौन सा है और बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है, कैसे लोग वेलकम करें। वैसे इन तीनों ममालिक की दोस्ती पाकिस्तान में तो मकबूल है, लेकिन अजरबैजान में स्पेशली ये जो जंग का दौर था आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, इसमें, और फिर टर्की तो हमारा ब्रदर मुल्क है ही। आपको 16 तुर्क तो याद ही होगा जो पाकिस्तान की बात कर रहे हो तो मुझे अरमला बड़ी याद आ रही है। अरमला याद, अच्छा, हालांकि मुझे याद आनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे अरमला हसन के बारे में, तो हमने बड़ा खास टाइम लिया अरमला हसन से और उनसे हमने कहा जरा बात करें। तो इस वक्त लाइव हमारे साथ अरमला हसन मौजूद है, लाइव फ्रॉम टर्की। आपको बताएं कि वो छुट्टियों पे हैं, जरा घूम फिर रही हैं, तो हम जरा अरमला कर लेते हैं। अरमला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे, आप अगर ये समझ रही हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ इज योर ट्रिप गोइंग, कैसा चल रहा है, वेदर कैसा है? कैसा है? Hello Imran and hello Hina. I hope you guys are doing really well. इमरान, आप मेरी प्रेजेंस को मिस ना कर रहे हो तो मैंने सोचा कि मैं आपको टर्की से अपडेट करती हूँ। मैं इस वक्त कैपाडोशा में हूँ और एक्सप्रेसो को तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती थी। मैंने सोचा कि आपको अपडेट किया जाए कि यहाँ पे मौसम कैसा है। मेरे टायर से आपको अंदाजा हो गया यहाँ बहुत सर्दी है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। लाहौर में मैं सुनती थी कुछ क्लाइमेट चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो यू गाइज बी सेफ। और यहाँ की अपडेट्स मैं आपको देती चलूँ। कैपाडोशा में मेरा दूसरा दिन है और आज कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट है, तो आई डिसाइडेड कि यहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सप्रेसो में और आप इसको मेरे साथ फील कर सकें कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। बहुत दिल कर रहा होगा इमरान आपका सेट से बाहर निकले कि क्या आप आए, आप भी ट्रैवल करें। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी वापस, फिर आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी ट्रैवल कर सके। मेरी एक हफ्ते की प्रेजेंस को आपने बिल्कुल ज्यादा मिस नहीं करना। मैं टर्की में एंजॉय करती रहूंगी, मुख्तलिफ शहरों में जाऊंगी एक्सप्रेसो में आपको और इन तमाम देखने वालों को जिनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ हैं। सो आई एम इन टर्की, कैपाडोशा, आई एम एंजॉयिंग, आई एम ऑन वेकेशंस और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी ब्रेक मुझे चाहिए थी और वो मैं भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। दीगर शहरों में भी जाऊंगी कुछ दिन बाद, मैं आपको इस्तांबुल से भी अपडेट करने वाली हूँ। सो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और घबराना नहीं है। सेट में मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह नहीं है कल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा अरमला, एक तो थैंक यू वेरी मच हमें अपडेट भी देने के लिए और इतना अच्छा मौसम दिखाने के लिए। हैव अ नाइस ट्रिप। थोड़ा हम आपको डिस्टर्ब करेंगे ताकि साथ साथ हम आपको देखते रहें कि आप कर क्या रही हैं वहाँ पे और ट्रिप कैसा चल रहा है आपका। बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। और इमरान खान साहब ने भी कल लाइव इंटरेक्शन किया टेलीफोन के ऊपर और एक खातून ने कहा कि आप थोड़ा सा घबरा लें, घबराने से बात है। खैर हेडलाइंस देखते हैं, वापस आते हैं, पॉलिटिक्स से शुरू करें। चीनी और आटे की कीमतों का जिम्मेदार माफिया है, महंगाई काबू करके दिखाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का अवाम को एक बार फिर ना घबराने का मशवरा। ऑपोजिशन जमातें ऑपोजिशन से ऑपोजिशन कर रही हैं, इज्जत पर समझौता ना किया ना करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पीडीएम को मशवरे। कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक, मस्बत केसेस की शरह 9% से तजावुज कर गई। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन तायर साहब से बात करेंगे उनकी किताब हरामोश नाकाबिले फरामोश पर।
सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी 70 साल पुराने असगर पहलवान के बीफ कबाब और टिक्के। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला ले डूबा, जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को हरा दिया। और ताजदारे हरम हो निगाहे करम जैसी कई मकबूल कवालियों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले गुलाम फरीद साबरी की 27वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी प्रोग्राम में आगे बढ़ते और बात करते हैं बड़ी खबर की। वेलकम बैक। बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन आप कल बड़ी जबरदस्त, कल बड़ा जबरदस्त जेस्चर था। एक बार फिर से इमरान खान साहब ने जो है वो लाइव टेलीफोन कॉल्स ली लोगों की, और मुझे लगा एक बार फिर से नहीं, कल पहली दफा लाइव ली, पहली दफा रिकॉर्डेड ली थी उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल, लोगों को लेकिन ये जेस्चर बड़ा अच्छा था। मतलब लोग उनसे चुपते हुए सवालात भी पूछ रहे थे। एक खातून ने तो पूछ ही डाला कि अब क्या करें, घबराना है या नहीं है। खातून का सवाल अच्छा था। एक मैंने कल ट्वीट भी किया था, मुझे लगता है एंकर से बहुत बेहतर क्वेश्चन पाकिस्तान की आवाम ने कल किए, और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन थी। इमरान खान साहब को इसलिए हम सराहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने कम से कम वो सामने आए, आवाम को फेस किया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है, बड़े दिल की बात है, वी मस्ट अप्रिशिएट। लेकिन दूसरी जानिब आवाम ने भी अपने मसाइल सामने रखे, और आवाम को वैसे चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर से बात करें तो थोड़े नेशनल लेवल के बड़े मसाइल, जाती मसाइल तो सबकी होती हैं, उन पे अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, महंगाई, करप्शन, कब्जा माफिया के खिलाफ जंग, हेल्थ सिस्टम को नेशनलाइज करने के नुकसानात, IMF प्रोग्राम पे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा डिटेल में बात किया, पाक भारत ताल्लुकात समेत बात उसके हवाले से, बल्कि उन्होंने खास तौर पर कहा कि जब तक मैं बैठा हूँ आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, चाहे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का मामला हो या फिर पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात का मामला। और जैसे कि हमने जिक्र किया, एक खातून ने वज़ीर आज़म से महंगाई का मसला उठाया और घबराने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि अगर आप महंगाई कम नहीं करते तो फिर मुझे इजाज़त दें, हमें इजाज़त दें, हम थोड़ा सा घबरा लें। और ये भी बताया कि गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब ने कहा कि सारी तवज्जो महंगाई कम करने की जानिब। इस वक्त हमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, जो कि बड़े अहम खिलाड़ी हैं इस प्लेइंग के, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। कल वैसे प्रेस टॉक भी की थी शेख साहब ने। शेख साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अली द मॉर्निंग, अच्छा जेस्चर था इमरान खान साहब की जानिब से फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, इस इतने क्रूशल टाइम के अंदर आवाम को फेस करना। इससे पहले कि हम मजीद पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करें, कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया सवाबी इंटरचेंज के ऊपर। ATS के एक जो जज थे उनको निशाना बनाया गया, उनकी फैमिली समेत। इस पे क्या तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक हम कहाँ पहुंचे हैं इस अमल को लेकर शेख साहब? लेकिन तहकीकात तो जारी है, ये बहुत बड़ा साले हैं और ये दहशतगर्द मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ फैसले नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा कदम है और हुकूमत इस पर बड़ी सीरियसली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बयान जारी किया और इंशाअल्लाह ताला मुजरिमों तक पहुंचेंगे और मुजरिमों को पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स शेख साहब, जैसा कि मैंने कहा कल अच्छा फैसला था और आपने कहा कि टैं फिश हो चुकी है इस वक्त अपोजिशन। आपको क्यों लग रहा है? मरियम की ताबड़तोड़ स्टेटमेंट्स आ रही हैं और कल प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के वो जिहाद करने जाते हैं, उन्होंने कहा जी आप जिहाद अवाम से 2 वक्त की रोटी छीनने के लिए जाते हैं, जिहाद करने नहीं जाते। बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स कल भी आई हैं मरियम नवाज साहब। देखें, अब बयानों की हद तक तो किसी को नहीं रोका जा सकता ना, अमली सियासत नहीं हो रही है, कोई थ्रेट नहीं है अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को किसी किस्म की। और वो जो एक तूफान खड़ा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा 31 तारीख को, आज तो तारीख 31 भी आखिरी उनकी गुजर गई है, 30 तारीख को उन्होंने दिया था, रोजे में और 4-6 दिन के बाद। तो मेरे ख्याल में तो जी अपोजिशन दम तोड़ चुकी है। अब क्या उनका नया एजेंडा आता है और किस बात पे वो अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखते हैं, उनको पता होगा। मेरे नजदीक तो हुकूमत को कोई दूर तक नहीं इनसे डर या दचका नहीं है कि ये कोई नुकसान पहुंचाए। कल बिलावल ने एक स्टेटमेंट शेख साहब दे दी, आपके बड़े फेवरेट भी, आप बड़ी उनकी तारीफ भी करते हैं, बिलावल भुट्टो की मोहब्बत का इजहार भी करते हैं इनफैक्ट ऑब्वियसली पॉलिटिकली। लेकिन कल उन्होंने कहा कि हम अगर अकेले भी पॉलिटिक्स या ऑपोजिशन करेंगे तो हम इमरान खान की हुकूमत को घर भेजेंगे और भेज सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? 3 साल हमारे हो गए हैं, साल एक और ये चिट करते रहेंगे। 5वां साल तो इलेक्शन कैंपेन का होता है, सारी पार्टियां इलेक्शन कैंपेन की तैयारी में होंगी। मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी वक्त होता है, देखें यहाँ पाकिस्तान में हुकूमतें 14 महीने में गई, 18 में गई, 20 में गई, 3 साल ये हुकूमत कर चुकी है, साल एक और है। इसी में हमने डिलीवर करना और इसी में महंगाई को कंट्रोल करना है। 5वां साल तो इलेक्शन कैंपेन का होता है। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के कोई तहरीक चलाने का वक्त खत्म हो चुका है।
कोई तहरीक आपको लगता है कि अब ओपोजिशन नहीं चला पाएगी, लेकिन महंगाई, शेख साहब कल जब तकरीबन 70% लोगों ने वजीर आजम से जो सवालात या गिले किए वो महंगाई के हवाले से किए, आगे रमजान भी आ रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि इस पे हम पूरा जोर लगा रहे हैं, हमारी पूरी एफर्ट रहेगी, रिजल्ट्स क्यों नहीं पहुंच रहे आवाम तक? शेख साहब आप 35-40 साल से, उससे भी ज्यादा शायद पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पाकिस्तान पॉलिटिक्स का मिजाज समझते हैं, हुकूमतों का मिजाज समझते हैं, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही आम आदमी तक? शेख साहब देखिए, जब डिवैल्यू हुआ रुपये तो इनकी वजह से इन्होंने छोटी स्टेटमेंटें दी हुई थी और IMF और वर्ल्ड बैंक को भी ये खोल देते थे। और अब इमरान खान खुद इस महंगाई को देख रहे हैं और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला इस रमजान में वो लूट मार देंगे जो पहले रमजानों में होती, और महंगाई को कंट्रोल करेंगे। हमारा एक ही मसला है महंगाई, और वो इमरान खान उसके पीछे पड़ गया इंशाअल्लाह, और उसको कामयाबी से हल करके दम ले। शेख साहब, अगर माफियाज की बात करें तो गवर्नमेंट माफियाज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? बस माफिया कोटा में चले जाते हैं, और माफिया जो है वो उनके वकील बड़े महंगे होते हैं, और जो अदारे होते हैं उनके वकील ऐसे ही होते हैं बेचारे। और माफिया जो है पाकिस्तान में देखिए ना, आपका का माफिया है, शुगर का माफिया है, ऑयल का माफिया है, ये वो लोग हैं जिनकी इजारादारी है, और आम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन पहली दफा एक हुकूमत ने माफिया को हाथ डाला और उसके नतीजे आना शुरू हो गए इंशाअल्लाह। ठीक है। और शेख साहब ये भी बता दीजिए, इस वक्त मजमूई तौर पे जो आपने कहा कि दहशतगर्द सिग्नलिंग कर रहे हैं ये इस तरह के सवाबी जैसे वाकयात से, तो इस पे हमारी क्या तैयारी है? खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा सीरियस, क्योंकि आगे रमज़ान है, तरावी के इज्तिमा होने हैं, एक नाजुक वक्त होता है कंपैरेटिवली, तो इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है वजारत दाखिला की? अदारे तो बड़े अलर्ट हैं, लेकिन ये हकीकत है कि PTP जो है वहाँ ऑर्गेनाइज हो गई है, और वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ टारगेट रखती है, खास तौर पर पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में 4-5 उनके टारगेट लगे हुए हैं, और कुछ उनके अहम लोग हमारे भी गए हैं बैंकर्स में, और काफी नामवर लोग उनके जो है बड़े सबसे को मारे भी गए हैं। लेकिन उनको रीफोर्सिंग हो जाती है, उनको नए लोग मिल जाते हैं, लगे हुए हैं हुकूमत की पूरी भरपूर कोशिश है उनके बीच। ठीक है। आखिर में मैं शेख साहब, एक तो कल आपने जो स्टेटमेंट दी थी कि तकरीबन 3000 बंदा था शाराए दस्तूर पे, इसमें 700 एजेंसियों के बंदे थे, इसका मतलब है इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है आपकी, आप ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। तो इंटेलिजेंस क्या कह रही है? क्या वाकई मरियम बाहर जाना चाहती हैं और इलाज के लिए फिर वापस नहीं आना चाहती, या महज ये पॉलिटिकल इस वक्त बातचीत हो रही है, उनकी स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल है? हम इस सवाल को खाम ये दे रहे हैं। कल उसने ठीक कहा कि मैंने अप्लाई नहीं किया, अगर अप्लाई नहीं किया तो बस खत्म होगी बात, हमारे पास उसकी कोई दरख्वास्त नहीं है, इसलिए हमारे खाते में तो बिल्कुल वाज़ेह कल मैंने कह दिया था। और इस बयान को लेके भी वो कोई 10 दफा कह रही है कि मैंने, भाई हम खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं दी दरखास्त, तो बयान खत्म हो गया। बाकी जो बात बढ़ती जा रही है और जो आगे बढ़ रही है, जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त देखेंगे, इस वक्त तक तो हमारे पास कोई। तो शेख साहब आपकी एक प्रेडिक्शन रही है नून से शीन निकलेगी, वो शीन नहीं निकली अभी तक, प्रेडिक्शन को काफी टाइम हो गया। निकली हुई है जी, निकली हुई है, बस वैसे ही आप देखेंगे कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की अलग है और मरियम और नवाज शरीफ की अलग सियासत है, दोनों में पार्ट है बड़ा, और उसका इजहार बकाए होता रहता है और आगे जाके और वाज़ेह होते हैं। ठीक है, ठीक है शेख साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन कर ली इन द मॉर्निंग। वी रियली लाइक योर पॉलिटिकल एनालिसिस। एक तो आपके तजर्बे आप ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, तो वो भी हमें एक बेहतर तौर पे आइडिया हो सकता है। सुन ली शेख साहब की आपने बातें, गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ महंगाई खतरा है और कोई खतरा नहीं। आपके ख्याल में क्या महंगाई ही खतरा है? खाली बहुत सारे और भी खतरात हैं, और शेख साहब ने अलर्ट हमें क्या है, कुछ मामलों पे बात करते रहेंगे। ब्रेक लेनी है यहाँ वक्त, तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं हम इस वक्त ताजदारे हरम, हो निगाहे करम और इस जैसी कई मकबूल कवालियों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले गुलाम फरीद साबरी साहब की, जिनको मद्दाहों से बिछड़े आज 27 बरस बीत गए, मगर उनकी कवालियाँ आज भी शायकीन के ज़हनों पर नक्श हैं। गुलाम फरीद साबरी 1930 में हिंदुस्तानी रियासत मशरकी पंजाब में पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही कवालियों का शौक था। क़याम पाकिस्तान के बाद गुलाम फरीद साबरी का ख़ानदान भी हिजरत करके कराची में आबाद हुआ। उनका पहला एल्बम 1958 में रिलीज़ हुआ, जिसमें कवाली मेरा कोई नहीं तेरे सिवा ने मकबूलियत
कोविड के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है और पाकिस्तान में भी इस मौलिक वायरस की सूरत हाल जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है। और अगर मस्बत केसेस और अमवात की बात करें तो उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस हालात मजीद खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो पाबंदियां मजीद सख्त की जा रही हैं। NCOC ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 10 से 25 अप्रैल तक बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार 2 दिन मुकम्मल बंद रखने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब हम अगर सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट की कुछ रिजर्वेशंस भी थी, लेकिन अब कोरोना वबा में इजाफे के बायस तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स के हवाले से जितने भी तालीमी इदारे हैं, खासतौर पे 8वीं जमात तक जो इदारे हैं उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। कल नोटिफिकेशन शाया किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, जो कि बच्चों में बड़े मकबूल हैं और बच्चे कहते हैं कि हम पे शफकत करें, मुल्क भर में तालीमी इदारों की बंदी से मुतालिक फैसला मंगल को होने वाले NCOC के इजलास में किया जाएगा, उनका कहना है। और दूसरी जानिब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बच्चों के एग्जाम्स के हवाले से है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे इस मसले को एड्रेस किया जाए कि बच्चे इस वक्त कोविड सिचुएशन में एग्जाम्स कैसे दें और उनका जो एजुकेशन ईयर है वो भी ज़ाया हो सकता है। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट को इसको भी जरूर देखना चाहिए क्योंकि बच्चों के सीरियस मसाइल हैं, इसको कंसिडर करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर आजाद कश्मीर के कई अजला में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है और उसके बावजूद हम अगर अवाम की बात करें, एज यूजुअल SOPs फॉलो नहीं हो रहा है, मास्क नहीं लग रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, गले मिलने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा, हाथ मिलाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। और दूसरी जानिब लाहौर के हवाले से हम बात करें तो ताजिर बरादरी पर यह वाजे किया गया है कि अगर आप SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपका कारोबार 11 अप्रैल तक बंद कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। एंड ओबियसली एस्ट्राजेनेका के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि इससे कुछ हलाकतें हुई हैं बरतानिया के अंदर, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं जो हॉस्पिटल के सरबराह हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। ओबियसली सीनियर हेल्थ ऑफिशियल भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या नज़र रखे हुए हैं, उनकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है इसको लेकर। डॉक्टर साहब थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। अनफॉर्चुनेटली जब भी हमारी बात हो रही है कोविड के हवाले से आपसे दीगर एक्सपर्ट से, सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। ये जो हम थर्ड वेव के अंदर हैं और सिंध गवर्नमेंट ने भी फैसले किए हैं जो कि आप कराची में हैं, आप इनको कैसे देख रहे हैं और क्या हम इन पाबंदियों के साथ इन केसेस के अंदर कमी ला पाएंगे या फिर हमें मजीद सख्ती की जानिब जाना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली ये जो है ना हालात काफ़ी बढ़ रहे हैं और उसमें हमसे खुद रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के। और अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे तो आज मैं सुन रहा था वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि जी हमको अगर ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो हमको मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा, जो कि और उसको रोकने का तरीका यही है कि हम सब लोग अपनी SOPs पे अमल करें, हम सब लोग। और ये जो पिछली एक टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी सिंध की, उसके अंदर ये फैसले किए गए थे कि इंटर प्रोविंशियल जो है ना यहाँ से एक रिकमेंडेशन गई थी कि इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें क्योंकि अभी हालात यहाँ पर ऐसे नहीं हुए थे। और उसका तरीका ये होता है कि जो एरिया इसको टोटल लॉकडाउन कर देता है कि वहाँ से लोग बाहर ना जाएं और उससे कंट्रोल होगा, उसके बगैर नहीं होगा। सख्तियाँ कुछ ज़्यादा करनी पड़ेंगी और वो कमी इसी सूरत में हो सकती है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, तो फिर शायद ये सख्तियाँ कम करनी पड़े, नहीं तो ये और सख्तियाँ होंगी और करनी चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के साथ साथ निजी शोबे की जानिब से भी दरामद की गई रूसी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया है, जो कि खुशाइंद बात है। मुझे बताइएगा कि क्या ये वैक्सीन कोरोना की तीसरी लहर के लिए मौसर है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? देखिए, अभी तक तो जो जितनी वैक्सीन हैं वो इन तमाम स्ट्रेन, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी, सबके ऊपर इफेक्टिव हैं। आगे जाके क्या हो सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक तो ये सब वो है, चाहे रूसी हो चाहे चाइनीज जो कैंसिनो-बायो भी आ रही है वो भी आ गई है। और गवर्नमेंट ने जो माजूर लोगों को 80 से ऊपर साल के लिए घरों पे ले जाने के लिए उसको, क्योंकि वो सिंगल डोज है तो उसको मुख्तस उसके लिए प्रायोरिटी कर दी गई है। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है, कोई ऐसा मेजर वेरिएशन नहीं आई है वायरस के अंदर कि ये फिर उसमें काम न करे। वैसे ये वक्त भी बताएगा, क्योंकि एमरजेंसी जो ये एमरजेंसी यूज़ के लिए इसकी अप्रूवल आई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी इसके ऊपर काम किया गया था। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तो वक्त ही बताएगा इसके।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये जो सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट को, बैनो सूबाई ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला है, इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? हम बड़े परेशान थे कहीं इटली जैसी सूरत हाल खुदा ना खास्ता ना पैदा हो जाए। हॉस्पिटल्स के अंदर तैयारी को आप कैसे देख रहे हो इस वक्त? क्या हम मेडिसिन को लेकर वेल इक्विप्ड हैं कोरोना की इस थर्ड वेव B117 से निपटने के लिए डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वेव जब खत्म हुई थी और जुलाई अगस्त के अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ले आए थे और काफ़ी तक रही थी। अभी भी वो अब चैलेंज होना शुरू हो गया है, ख़ासतौर पर पंजाब में और KPK में और AJK के अंदर। लेकिन ये कि अभी वैसा नहीं है कि जी की बिल्कुल नहीं है, थोड़े अभी 60-70%, 80% तक ऑक्यूपेंसी हो गई है। सिंध में अभी सूरत हाल 10% तक ही है। चलें, अल्लाह का शुक्र है जी, अब सब और बेहतर है। अच्छा, थोड़ा सा गेटिंग बैक टू द सिम्टम्स, यू नो बीइंग डॉक्टर में अब इसलिए आप कहूँगा बहुत सारे लोग आप जैसे डॉक्टर्स तक रसाई उनकी नहीं हो पाती, बेचारे नहीं पहुंच पाते, तो उनको जरा बताइए कौन से बेसिक सिम्टम्स है इस वक्त अगर आपको इनिशियली आना शुरू हो जाए, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि थर्ड वेव के अंदर या इस वेरिएंट के अंदर जो सिम्टम्स है डिफरेंट है और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो डॉक्टर साहब जरा इस हवाले से थोड़ी सी आगाही दीजिए। थोड़े से जो है ना इस पे जो है ना सोर थ्रोट वगैरह हो रहा है, खांसी कम है, वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जरा देर से आ रहे हैं। डायरिया लोगों को काफी हो रहा है, बॉडी एक्स काफी है इसके अंदर, फीवर बहुत चल रहा है और जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और कुछ ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों में पॉजिटिविटी नहीं आती, लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपको कोई चीज़ हो पहले जाके अपना एक्सरे चेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि एक्सरे में और CT में अर्ली चेंजेस पता लग सकती हैं और उस वक्त अगर इंटरवेंशन किया जाए, ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये अच्छा किया बल्कि आपने बता दिया, दूसरी जाने वैक्सीनेशन है और अब निजी शोबा 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अडल्ट्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन की जाएगी। लोगों को राग़िब कैसे किया जाए? 18 साल से जो नौजवान लोग हैं उनका ये मसला है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमारा तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है वो डर जाते हैं कि जी हमें कोई एक्स्ट्रा इसके इफेक्ट्स ना हो जाए। तो डॉक्टर साहब इस बैलेंस को कैसे ठीक करें, कैसे लोगों को अवेयर करें? देखिए, बात यह है कि जो हल प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही है, वो वैक्सीन ही है। वैक्सीन प्रोटेक्ट करेगी आपको इस कोविड-19 के अगेंस्ट पे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये जब तक 70% ऑफ द पॉपुलेशन आपकी वैक्सीनेट नहीं होगी, उस वक्त तक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट नहीं होगी। जो अभी जो आपने देखा कि बच्चों में भी ये आ रहा है, बच्चों में भी इन्फेक्शन आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ना स्ट्रॉन्ग ये किसी वक्त भी किसी को भी कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी हुए कि कोमॉर्बिड के साथ वो बेहतर हो गए, अपना उनका अच्छे रिजल्ट्स आए। और कुछ यंग लोग भी, टीन्स एज में भी लोग मरे उसके साथ, और सीवियर डिजीज भी हुई है। तो ये कोई भी इससे बालातर नहीं है किसी को किसी तरीके से भी, क्योंकि ये वायरस की जो रिस्पांस है वो डिफरेंट आ रहा है, मतलब एक तरीके से हर एक को नहीं हो रहा। इसलिए एहतियातन अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, क्योंकि जब तक एक भी मरीज रहेगा ये चांसेस फैलने के रहेंगे। तो इसलिए एज अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे ख्याल में तो हुकूमत को भी कुछ थोड़ा सा कोई ऐसा चीज़ करनी पड़ेगी कि राग़िब इसकी मीडिया कैंपेन करें, आप लोग भी इसके ऊपर लोगों को कहें कि ज़रूर लगाएं। लेकिन मैंने तो उस वक्त लगा लिया था जबकि ट्रायल हो रहे थे, उस वक्त हमें इसका कुछ पता नहीं था कि ये सेफ है या इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरी फैमिली ने इसीलिए लगाया था ताकि लोगों को राग़िब किया जाए, और इसी के रोल मॉडल्स को लगाना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम सबको सीरियस होने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी डाइट है, कोई डाइट प्लान है प्रॉपर, कोई ऐसी चीजें हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल, किन चीजों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं? देखिए, फ्रूट्स हैं, अपने जो मीट है, गोश्त आप खाएं, अपना जूसेस ज़्यादा लें, विटामिन C जो है ना, विटामिन D ये ज़रूर करें, इससे आपकी जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जब भी आपको मदऊ करते हैं आप तशरीफ लाते हैं और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू आपसे होती है। डॉक्टर साहब हमें कोविड के हवाले से बता रहे थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहना और ख़ुद को भी इनफैक्ट कहना, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी, हमारा भी रवैया थोड़ा ऐसा ही है, कहना चाहिए कि नज़रअंदाज कर देने वाला। सो मास्क ज़रूर पहनिए, कम से कम जो चीज़ कर सकते हैं, गैर ज़रूरी गैदरिंग्स में मत जाइए। ज़रूरी गैदरिंग्स में जाने में हर्ज नहीं, गैर ज़रूरी गैदरिंग्स में मत जाइए। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको?
आहिस्ता आहिस्ता हो रहा आहिस्ता है। आहिस्ता ये न्याजी हैं, इनको होना चाहिए भी। इमरान खान साहब हमारे कैप्टन, वो भी न्याजी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। और कल मैच बड़ा जबरदस्त तो नहीं कहना चाहिए, या कहना चाहिए, आई डोंट नो, बहुत बड़ा टोटल पाकिस्तान को मिला 341 रन का। मैच हमारा फोकस नहीं जी, मैच हम हार गए, इट्स ओके, बहुत बड़ा टोटल था, लेकिन हम उसको चेस करते हुए 324 रन तक पहुंच गए। और उसमें भी कमाल बात यह है कि फखर जमान साहब ने 193 रन जड़ दिए सिर्फ 155 गेंदों के ऊपर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ, उनके अपने होम ग्राउंड के ऊपर। और ये चेस करते हुए किसी इंडिविजुअल प्लेयर का सबसे ज्यादा स्कोर भी है मेरी मालूमात के मुताबिक। लेकिन जो हेडलाइन बनी है ना न्याजी, वैसे तो ये देखें लेफ्टिनेंट, क्योंकि फखर जमान को एजाजी रैंक्स भी लगे हुए, नेवी के अंदर वो सर्व कर चुके हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, उनकी इनिंग्स को भी लेफ्टिनेंट फखर जमान को अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए, अगर हमारे पास वो विजुअल्स बल्कि हम दिखा भी रहे थे, जिस तरीके से वो आउट हुए ना फखर जमान, वो बड़ा, क्विंटन डी कॉक जो उनके विकेट कीपर हैं, कैप्टन भी रहे हैं, उन्होंने उनको इशारा किया, बॉल ऐसा इशारा किया कि जैसे बॉल रनर्स अप की तरफ जा रही है, दूसरी एंड पे जा रही है, जबकि उन्होंने उनको डायरेक्ट हिट के जरिए रन आउट कर दिया, जिस पे लोगों ने कहा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद खिलाफ वर्जी है और क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर फखर जमान, वी आर प्राउड ऑफ यू, बहुत अरसे के बाद आप फॉर्म में वापस आए, वी बिलीव कि आप आइंदा भी परफॉर्म करें और इमाम भी परफॉर्म करें और बाकी लोग भी परफॉर्म करें और तीसरा मैच हम जीतें। बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी से हम करवाने वाले हैं, जैसे कि हमारा खासा रहा है कि ऐसे पाकिस्तानी को सामने लेकर आते हैं जो आपको दुनिया भर को हैरान कर देते हैं। और आज भी एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव फर्स्ट टाइम हम उनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले एक टांग से महरूम हो गई थी। एक टांग से महरूम होने वाली इंशा अफसर, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अपनी माजूरी को उन्होंने मजबूरी तो बिल्कुल नहीं बनने दिया। पाकिस्तान में आने वाले इस होरनाक ज़लज़ले की तबाहकारियों पर एक तस्वीरी मजमून अमेरिका के नाम पर, जो अमेरिका का मैगजीन है टाइम्स के नाम से, उसमें शाये हुआ और इसमें सुर्ख कोट में मलबूस इंशा अफसर की इस तस्वीर ने क़ारीन और मैगजीन के अमले समेत तमाम हल्कों को मुतासिर कर दिया। हम अगर इस हवाले से उनकी कमजोरी के बारे में बात करें तो टांग से महरूमी और उसके इलाज मुआलजे के हवाले से टाइम्स मैगजीन ने, उनकी एडिटर ने उन्हें मेडिकल विजिट के लिए अमेरिका आने की पेशकश की, जो इंशा अफसर के वालिदैन ने कबूल कर ली। इंशा पाकिस्तान में होने वाली कई स्कीइंग मुकाबलों में भी शिरकत कर चुकी हैं और इसके अलावा हार्टफोर्ड में 2013 में उन्होंने स्की मुकाबलों में हिस्सा लिया। उनकी सलाहियतों के सब ही इस वक्त मुतरफ नजर आते हैं। और फिर उन्होंने 2015 में यूएस ओलंपिक अल्पाइन नेशनल चैंपियनशिप में 40 से ज़ायद एथलीट्स के साथ मुकाबला भी किया। इंशा अफसर सरमाई मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली पहली पाकिस्तानी हैं, एक टांग से स्कीइंग करती हैं और बेमिसाल हैं, जबरदस्त हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव एक्सप्रेसो के अंदर इंशा अफसर लाइव मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो इंशा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक टांग से महरूम हो जाना और फिर भी अपने अज़्म को ना छोड़ना कैसे किया? ये हिम्मत, ये हौसला कहां से आया? Okay, first of all, I hope you don't mind that I'm speaking English. So I think like the first time when I lost my leg, I was quite young. So it wasn't like I like went over like something. It was more like over time I realized like I was like different than other people around me, and that was like the topic I had to like overcome more. And I think the way I came it over is because of like my community, my parents, my family, and my friends that never treated me any different. They would like expect me to do the same thing as they were, whether that was in sports or anything else. And I think that kind of encouraged me to try as hard and then also not see my difference as a negative thing, but more positive. ऑलराइट, अच्छा, एक तो हम चाहते हैं कि अगर उर्दू कमजोर भी है ना तो कोई बात नहीं, हम सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से अच्छी लगेगी आप बोलेंगी तो। दूसरी बात ये कि आपने जैसा कि कहा कि आपके फ्रेंड्स ने, आपकी फैमिली ने आपको इंकरेज किया, डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे लोग होना आपकी जिंदगी में जो आपको सपोर्ट करें। इसको करना मुश्किल कितना है? व्हेन यू टॉक अबाउट द सपोर्ट, आपको कैसे लगता है कि आप एक यू नो बाय हैविंग जस्ट वन लेग, कैन यू डू इट इजीली? सीखा है आपने, प्रैक्टिस से हुआ है, कैसे हो जाता है? skiing मेरे लिए थोड़ी आसान थी, सरप्राइजिंगली। सब कुछ लगा कि थोड़ी मुश्किल होगी टाइम पर, but it was just like it was very natural to me. Like other sports, I had to try much harder. Like in soccer or running, the skiing came natural to me. So that's why I like continued with that to like the next, like a more competitive level. ठीक है। जब जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछिए। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ इंशा से कि who inspired you? Who was your inspiration? So, like, if I'm thinking of my ski inspiration, it always has been Lindsey Vonn. She's one of the best female skiers of all time. Like, she has beaten every single
man alive, like broken every single record that could possibly be broken. And despite every single victory she's had, she's just like overcome everything to be like the best that she could possibly be. So I would think great. ठीक है, तो अभी तक आपने जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, कौन से कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है और फर्दर प्लान्स क्या है आपके, जहाँ पे आप गई हैं लोगों ने किस तरीके से आपको परसीव किया है, किस तरीके से आपको वेलकम किया है? So the most I've raced was in nationals and internationals in the US, between US, Canada, and Japan. I was supposed to go to the Paralympics, which I can explain why I did not end up going. I competed mostly in able-bodied races with the USSA Club, which is a US club racing program before the World Cup. And I would say the way I was just like, no one really knew I was Pakistani until I would come and be like, oh, I'm representing Pakistan, just because I grew up in the US a lot. So when they heard like I was a Pakistani skier, it would be like, oh my God, you guys have mountains. Like I thought it was like a desert, and I had to like explain that I was from Kashmir, like the tallest mountains in the world, and just explain how I am skiing from Pakistan, basically. All right, Insha. What message would you like to give to our viewers? And what are your future plans? So right now I'm studying, and I hope to get my MBA, and hopefully I want to give back. So I hope to like help the disabled program in Pakistan, particularly skiing. If I can coach sometimes, I would be really happy to do that. And I guess my message would be, it's like we all face hardships, and it's just like we have to look at the most positive light we possibly can, because at the end of the day, like we have to make the most out of what our life is. And और आखिर में मैं चाहूँगा कि उर्दू में आप जो लोग हमें देख रहे हैं, जो कि मालम जब्बा में बहुत ज़बरदस्त हमारा स्कीइंग रिजॉर्ट है और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान आए, तो ज़रा आप उर्दू में एक तो हमारे पाकिस्तानीज़ के लिए भी कि आप कब पाकिस्तान आएंगी और कब आप हमारे स्कीइंग ट्रैक के ऊपर स्कीइंग करेंगी, एंड टू ऑल द पीपल हु वाचिंग यू राइट नाउ, उनको भी ज़रा कुछ मैसेज इन दी एंड उर्दू में भी ज़रूर कहिएगा। मैं उर्दू में कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा पाकिस्तान का आने का प्लान not this summer, but उसकी दूसरी समर का है। मैं नॉर्मली समर गर्मी में ही आती हूँ, लेकिन जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर आकर पाकिस्तान स्कीइंग करना चाहूँगी। इंशाल्लाह। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप इंस्पिरेशनल तो हैं ही, उसके साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त ऐसी मिसाल है जिसको देखकर बहुत सारे लोग और भी हिम्मत पकड़ेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें ज्वाइन किया एक्सक्लूसिवली इन एक्सप्रेसो, और दोबारा भी ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे कभी किसी मौके पर बात हो। दिस इज़ इंशा अफसर, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने इनको सुना, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो लोग जो सिर्फ सोच सकते हैं कि ज़िंदगी में कोई डिसेबिलिटी हो जाए और फिर वो वहाँ पे रुक जाते हैं, इन्होंने उम्मीद का दामन न सिर्फ नहीं छोड़ा बल्कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करके अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी साबित किया, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल, वेरी स्ट्रांग। और इसी नोट के ऊपर हमने ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और भी मजीद हमारे पास ऐसा ही कुछ अच्छा होगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको वेलकम करता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आप सबका फेवरेट सेगमेंट देखेंगे, निकले तेरी तलाश में, जहां मुस्तनसर सेंतार साहब से बात करेंगे उनकी किताब हरामोश नाकाबिले फरामोश पर। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में, और हम बात कर रहे थे तार साहब से उनकी किताब हरामोश नाकाबिले फरामोश पर। एक जगह पे शायद चाय का वक्फा था, शाम का टाइम था और असर का कोई तकरीबन टाइम था। वहाँ पे हम नीम बेहोश पड़े हुए थे सारे, और हमें बताया गया कि अभी 2 घंटे की ट्रैकिंग और बाकी है, जिस पे हमारी दूसरी नाइट स्टे जो है वो कैंपिंग साइट जो है वो आएगी। इसमें आपको याद है कि शायद जैदी साहब ने कुछ जुमला एक ख़ास कहा था, यहाँ पे तो नहीं कहा जा सकता, इवन वो जुमला इस तरह का था कि आप किताब में भी शायद नहीं लिख सकते। तो वो जुमला, मतलब एक जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा जुमला था जिसके बाद फैसला किया गया था, आप ही ने फैसला किया था कि कैंपिंग साइट जो है यानी नाइट स्टे यहीं पे होगा और यहीं पे कैंपिंग की जाएगी, शायद ज़ैदी साहब के उस रद्द-ए-अमल की वजह से। वो रद्द-ए-अमल और वो जगह आपको याद है? बिल्कुल, वो मकाम जो था वहाँ पे हमारा भी यही ख्याल था कि यहाँ पे हम कैंप करेंगे जी, और सारे आके वो ढेर होते गए, आपको पता है, बाकायदा। और आखिर में आए गुजर साहब और शायद ज़ैदी भी आए। तो जब उनको बताया गया, मैं तो विलिंग था कि ठीक है, मैं आहिस्ता क्योंकि कह रहे हैं कि ये प्रॉपर कैंपिंग साइट नहीं है, फील्ड्स हैं और किसी न किसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो उन्होंने कहा कि जंगलों में वो है और साथ वो दरिया बहता है और सामने हरामोश है,
तो वहां पे रात करेंगे। तो मैं किसी हद तक माइल था कि ठीक है घिसकता हुआ पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब शायद ज़ैदी साहब तशरीफ लाए और उनको बताया गया कि अभी हमने 2 घंटे और चलना है, तो उन्होंने हम जितने भी ट्रैकर थे उनके खानदानों के बारे में अब बहुत ही बुरे बुरे लफ्ज़ कहे और टिपिकल लाहौरी जो अंदाज़े कलाम इख्तियार किया। हम इतने नस्तालिक बुजुर्ग से इस किस्म का कलाम सुनकर सन्नाटे में आ गए और हमने दहशत के मारे इकरार कर लिया कि जी ठीक है हम यहीं रात कर लेते हैं। इससे आगे हम गए हैं तो एक चीज़ जो जिसको देख के आपको बहुत अफसोस हो रहा था, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, और हमने इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी उठाई। हिरामोश की जो टीवी सीरीज़ थी उसमें भी आवाज़ें उठाई और हर जगह पे हम ये आवाज़ उठाते रहे कि ये दरख्त कटने का अमल है, ये जो हमारे मतलब यूनिकनेस जो पूरी पाकिस्तान की, वो जो जंगलात हैं जो इतने हाइट पे पाइन ट्रीज़ हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इतनी रेयर हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जिस बेदर्दी से जंगलों को काटा जा रहा था, जो दरख्तों की लाशें, या इस हवाले से आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक वो ऐसे ही है, मतलब आवाज़ उठाने से हमारा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो ये यकीनन एक अफसोसनाक बात है। मैं अब कितनी बार ये रिपीट करूं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, नौहा कर सकते हैं, उसकी याद में आंसू बहा सकते हैं, तेरी मेडो के जंगल की याद में आंसू बहा सकते हैं। लासू के ऊपर जंगल एक हुआ करता था, उसके हरामोश का जंगल आपने देखा कि जिस तरह मुझे वो लगता था कि दरख्तों की लाशें जी, और उनका ये कहना था कि जी नहीं ये इजाज़त से काटे जाते हैं। बाद में तहकीक हुई कि इजाज़त वगैरह 10 दरख्तों की हो तो वो 200 काट लेते हैं और देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर इट। और जाहिर है कि ये जो कुछ भी होता है ये जो मुकामी इंचार्ज होते हैं फॉरेस्ट के या पॉलिटिकल लोग जी, उनके साथ मेल जोल के साथ और उनके साथ हिस्सा पानी का सिलसिला होता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। जिस तरह मुझे अब तक याद है कि भाई कागान के एक साहब थे, टूरिज्म के मिनिस्टर थे, तो उस जमाने में बहुत जंगल कटे, अब उनको कौन रोक सकता था। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, झील सैबल मुल्क आज भी आप देखें कि इतनी प्योरिटी उसकी सारी मजरू हो चुकी है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको रुसवा कर दिया है, जैसे कोठे पे बिठा दिया है। जिस तरह वहाँ पे रेस्टोरेंट है और लोग हड्डियाँ फेंक रहे हैं और जीपों का धुआं है सारा, तो ये कौन करवा रहा है? जाहिर है लोकल इंतजामिया इन्वॉल्व है, लोकल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, और उन्हीं के हवाले से जो भी नुमाइंदे वहाँ पे भेजते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उससे आगे सब हम चलते हैं तो आगे अचानक एक ग्लेशियर नज़र आता है और वो बहुत तवील, यानी उसकी जो वास्टनेस, यानी उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ी है। और अगर हम नाज़रीन को अभी दिखा भी रहे हैं कि वो जो उसमें मकामी लोग चल रहे हैं उस ग्लेशियर के ऊपर, वो बिल्कुल एक चींटियों की तरह नज़र आ रहे हैं जब हम जूम आउट करते हैं कैमरा को। और इतना बड़ा ग्लेशियर किसी स्केड्यूल में शामिल नहीं था। जब आपको बताया गया था इस पूरे ट्रैक के बारे में तो किसी जगह आपको ये ब्रीफ नहीं किया गया था कि बीच में इतना बड़ा ग्लेशियर भी है जिसको आपने अबूर करना है। हाँ जी, तो ये कैसा सरप्राइज था? एक्चुअली जब मुझे कहा गया तो मुझे ये कहा गया कि सर आप रोजाना 3-4 किलोमीटर तो चलते ही हैं मार्टन पार्क में। वो तो हरामोश का जो है ट्रैक वो इसी तरह तकरीबन फ्लैट ही है, आपने चलना ही है वहां पे जी। अच्छा, मैंने बड़ा खोज लगाई, मैंने कहा वो रास्ते में कोई नदी नाले कुछ भी नहीं है, ऐसे हरा भरा सब्ज बाग, चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं, बहारा है, बहार होगी, परिंदे होंगे, बुलबुलें होंगी। तो मैं थोड़ा सा उनके झांसे में आ गया, तो मैंने कहा कि और कोई चीज नहीं। चुनाचे मैं इस माइंडसेट के साथ गया। अब ठीक है चढ़ाइयाँ थी, वो सारा वो उसके लिए मैं तैयार था कि वो इतनी फ्लैट भी नहीं हो सकती, माउंटेन अगर फ्लैट होगी तो माउंटेन नहीं होगी जी। तो अब हम एक वही जो जंगल था, बहुत खूबसूरत जंगल था वो, उसमें हम जा रहे हैं तो एकदम जब हम जरा सा, अच्छा आप जानिए कि ग्लेशियर की जो आवाज होती है ना टूटने की, अच्छा वो बड़ी हौलनाक होती जी। ओंग करके आवाजें आती है, उसके अंदर जो हवाएं चलती हैं
उसके बाद उसका कुछ बड़ा तोदा टूट के कहीं गिरता है। ये मुसलसल ग्लेशियर की आवाज। तो हम जा रहे थे तो मेरे कान में कुछ आवाजें आई। तो मैंने कहा कि ये पता नहीं किस चीज की आवाज है, बड़ी हौलनाक, जैसे रात को कोई जानवर डकरा रहा हो, इस किस्म की आवाजें आ रही। अब जरा सा ऊंचे हुए तो बखार वहां पे ग्लेशियर, और वो ग्लेशियर भी को मामूली मानी, शायद क्या नाम था, जी मानी, मैंने उसका नाम भी नहीं सुन रखा था। इट वाज ह्यूज, पता नहीं आधा किलोमीटर वो चौड़ा होगा ये। एंड इवन एट दैट टाइम आई वाज टोटली श्योर कि ये हमारे रास्ते का नहीं है, ये कहीं और को जाता है रास्ता, हमने इसके साथ साथ चलते जाना। और जब उन्होंने ये बताया कि जनाब इसको अबूर करना है, तो फिर मैंने उनको सबको वही कुछ कहा जो शाहिर साहब ने उस रोज कहा था लाहौरी जुबान में, कि तुमने मुझसे फ्रॉड किया। और जब वो खड़े हुए सारे यूं करके बड़े मुअद्दब होके, तो मैंने कहा फिर कहने जी चलना तो है। अब मुझे भी पता था कि चलना है, तो मैं यूं समझिए कि नीचे तो मुझे उतारा गया बाकायदा, मतलब उठा के ही और सहारा दे के। ग्लेशियर के ऊपर जाहिर है कि आप सहारा नहीं ले सकते, ग्लेशियर के ऊपर आपने इंडिपेंडेंट चलना है, एक ही बंदे की जगह होती है, कहीं उतरने चढ़ने के लिए ठीक है। लेकिन वो जो मैं चला हूँ और उसमें जो खाइयाँ थी और जो गहराइयाँ थी, लेकिन एक चीज़ की मुझे तसल्ली हुई कि मैं उस तरह ही एक जिस तरह होता है ना रेजर एज के ऊपर चल रहा हूँ, और बर्फ़ आप जानते हैं पुरानी बर्फ़, उसके ऊपर फिसलना भी बड़ा आसान होता है। तो मैं जा रहा हूँ तो आगे से मैंने देखा कि किसी गांव के बच्चे हैं, 8-10 स्कूल के बच्चे। अच्छा, वो यूं भागते चले आ रहे हैं ग्लेशियर में जैसे मतलब कि लॉरेंस बाग में बच्चे सैर करने के लिए आते। अच्छा, कुचलते कूदते आ रहे हैं और उन्होंने मुझ पर एक निगाह डाली कि ये बाबा मुसीबत में फंसा हुआ है, और चले गए। तो उनको देख के मुझे तकवीयत हुई कि अगर ये बच्चे आ सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। तो बहरहाल फाइनली वो ग्लेशियर क्रॉस किया। और वो जो रास्ते में मतलब जो डेथ पॉइंट्स है ना वकार जी सर, उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। सारे टोटल बिल्कुल सही है, इतनी जगह डेथ पॉइंट तो बना मतलब जिससे 100% श्योर सी कि यू कैन फॉल एंड डाई। मसलन ऐसे ही मैं तो वो ना ये तस्वीरें तो है ना वो नहीं उससे किसी को याद ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ बजाय कैमरे का सवाल ही पैदा नहीं। तार साहब, हिरामोश गांव पहुंचते हैं, पहली हमारी कैंपिंग साइट थी गांव में, खूबसूरत मैदान था, गांव के लोग थे, वो बहुत ही पुराना गांव। और जो आपकी किताब है उसकी जो पसवार की यानी पिछली जो तस्वीर है उस पे भी उसे गांव की एक झोंपड़े के अंदर आप मकामी लोगों के साथ बैठे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मतलब पहला जो हमारा क्याम था। पूरे एहसास आपके क्या थे जब हम पहुंचे हैं हरामोश गांव में? तो हरामोश विलेज जो था वो अनएक्सपेक्टेड था। अब उसकी मैं लोकेशन क्या बयान करूँगी। एक तरफ हरामोश का पहाड़ है बिल्कुल ऊपर, और लेफ्ट हैंड पे भी पहाड़ है, और ग्रीनरी है बेशुमार जी, और पानी के चलने की आवाज़ें। और शाम हुई तो जैसा कि मैंने लिखा है वो बर्फबारी, हल्की सी बर्फबारी, वो जो होती है ना सफ़ेद तितलियों की तरह के आपके रुखसारों पर गिरती है, और वो रुखसारों की हिद्दत से वो फ़ौरन पिघल जाती है। जवानी में ऐसा था कि वो फ़ौरन पिघल जाती थी बर्फ़ की तितलियाँ, अब बैठी रहती हैं क्योंकि गाल भी तो उतनी सर्द हो चुके हैं, लेकिन बाहर तौर उनको महसूस किया। तो इट वॉज ए फैसिनेटिंग विलेज। और वहाँ पे जिस तरह मैंने पहले लिखा है कि तरशिंग वाले जो है उसको मैंने लिखा था कि पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाँव, तो वो भी कहते हैं कि हमारा गांव खूबसूरत तरीन है जब वो अपना इंट्रोडक्शन कराते। तो हरामोश के गांव को भी मैंने उस फहरिस्त में शामिल कर दिया है कि तरशिंग और हरामोश ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव। नाज़रीन, हिरामोश नाकाबिले फरामोश का जो सफ़र है ये बहुत कमाल सफ़र है। इसमें हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी तार साहब के साथ अगली किस्त पर। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। And welcome
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। निकले तेरी तलाश में आप देख रहे थे और इमरान, मैं देखते हुए ये सोच रही थी कि जब मैं जनरली ट्रैवल करती हूँ तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ वहाँ क्यूजीन कैसी है, खाना कैसा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो वैसे मुख्तलिफ चीजें ना, एक तो ये कि आप ये देख रहे होते हैं कि क्या वहाँ पे कोई होटल्स आपको मिल जाए, लेकिन जिस तरह का ट्रैवल मुस्तनसर साहब करते रहे या वकार साहब हमें दिखाते हैं, ये बड़ा एक एडवेंचरस किस्म का ट्रैवल होता है और खुद बनाना पड़ता है। क्या खाना मिलता होगा, मैं तो सारा टाइम ये सोच रही थी जब मैं देख रही थी तो। और इस बुजुर्गी में खाते क्या होंगे, तारड़ साहब से जरूर हम पूछते रहते हैं और भी इस बारे में भी इंफॉर्मेशन, लेकिन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता है, और बीइंग इन लाहौर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाहौरियों का तो भाई फेवरेट ये काम है ना, हर वक्त खाते रहते हैं और आई थिंक अच्छी बात है, अच्छा खाना चाहिए। अच्छा इमरान, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताएं जल्दी से कि कभी आपने टिक्के बनाए, कभी आपने कबाब बनाए हैं? कैसे सवाल करती हैं आप? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं और तमाम मेल्स जो होते हैं कम से कम बड़ी ईद पे जरूर कोशिश करते हैं। ये बात इसलिए क्यों कि हम टिक्कों की बात करने वाले हैं और कोई खास टिक्के हैं जिनकी बात हो रही है। फरियाल राना देसी फूड में हमें लेकर जा रही हैं असगर के 70 साल पुराने बीफ कबाब और टिक्के खिलाने। ये फरमाइशी प्रोग्राम है जी, और इस पे आप अगर ये टिक्के ना खाए तो फिर कुछ नहीं खाया, ये हमें फरियाल राना बताएंगे। जरा देखिएगा कि कैसे टिक्के, और हमें टेस्ट करके बताइएगा भी। सो ओवर टू यू फरियाल राना। नाजरीन, आज ना तो मैं किसी रेस्टोरेंट में आई हूँ और ना ही किसी बहुत बड़ी दुकान पर, बल्कि आज मैं आई हूँ फिरोजपुर रोड पर, जहाँ पर 70 साल से असगर पहलवान एक छोटी सी रेड़ी पर बीफ टिक्के और सीख कबाब लगा रहे हैं। लोग काम शुरू होने से पहले ही यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इनके टिक्कों की और बीफ कबाब की क्या खास बात है जो यहाँ पर इतना सारा रश है? चलिए आइए चलकर पूछते हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर टेक अवे के लिए आए हुए हैं, आए इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मुझे को तकरीबन 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से बाबा जी बड़े पुराने हैं। तो आपको क्या खास बात लगती है इनके टेस्ट में? इनका टेस्ट वो मतलब प्योर है, चूँकि आइटम मतलब बीफ में है और चिकन वाली तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल में आ जाता है, तो ये इनका जो टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बीफ के जो ये कबाब है, ये आपने घर में ट्राई किए कभी बनाने? ईद वगैरह घर में ये टेस्ट नहीं बन सकता, घर में हम लोगों ने ट्राई किया, टेस्ट नहीं बनता जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे तो ये पड़ोस से ही आए हैं, यहाँ इधर के रिहायशी हूँ, लेकिन पीछे मैं गिलगित से हूँ। एक तरह से नशा हुआ है हमें ये इनके कबाब के। आते हैं यहाँ पे 20-25 मिनट वेट करते हैं, इतना रश लगा होता है शाम के बाद 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 20-25 मिनट वेट करके फिर हमें इनका कबाब 1-2 खाने को मिलते हैं, फिर खा के खुश होकर चले जाते हैं। तो आपको इनके कबाब में ऐसा क्या टेस्ट में कोई ख़ास बात लगी जो आपको इनके जो कबाब है उनका नशा हो गया? इनका तरीका तो बहुत सिंपल है, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने इनके हाथों में ऐसा टेस्ट दिया हुआ है कि एक बार जो खाते हैं ना तो फिर वो ज़रूर दोबारा आते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपके गिलगित से कोई मेहमान वगैरह आए हैं? जी, मैं तो आप ज़रूर लाता हूँ उनको यहाँ पे लाके ज़रूर। इनका बैठक भी काफ़ी देसी टाइप है, तो बड़ा खुश होके जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर असगर पहलवान साहब। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके हाथ में ऐसा क्या जादू है जो यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है? मेरे हाथ में ये मेरी मेहनत है, मेरी लगन है, मेरा शौक़ है। मैं अपने हाथ से कदीम ज़माने से ये काम करता हूँ। सौदा भी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, मसाले भी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, सब कुछ काम करता हूँ। ये खूबी है और मुझे दुनिया जानती भी है। आपके नाम के साथ पहलवान लगता है, तो आप क्या पहले पहलवानी करते थे? मैं पहलवानी करता था। मैं आपको वो तस्वीर भी आपके दिखाऊँगा अपनी पहलवानी की। मैं बड़ा अरसा, मुझे जिस इलाके में सारी दुनिया जानती है कि मैं पहलवान था। अब मेरे 85 साल उम्र है मेरी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप सिर्फ बीफ ही यूज़ करते हैं या फिर किसी और चीज़ के भी टिक्के बनाते हैं? चिकन के, मटन के, किसी के भी? मुझे चिकन के पसंद नहीं है। चिकन का जो काम है ना, ये तो अब शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था। ये तो मुगलों के ज़माने से ये कबाब चलते हैं। आप ये जो टिक्के लगा रहे हैं बीफ के, तो ये कोई गाय का खास हिस्सा होता है, गर्दन का हो गया या फिर? वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो सेगमेंट देसी फूड। आपने देखा ना, आई एम श्योर आपने बहुत एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, और साथ साथ टेस्ट आप ले सकते हैं वहाँ पे जाके, जो कि आपको दिखाते हैं। और अब
हम एक हमारा सिलसिला ही अब तो मैं कह सकता हूँ हमने शुरू किया, जिसमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान जितने लोग हैं उनको आपके साथ मिलवाते हैं, और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हमारे शोज में आ चुकी हैं। आज जो हमने शोबा मुंतखब किया वो थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन बहुत ही शानदार है। आज हमारे साथ माहिर आसार कदीमा और यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी डॉक्टर रुखसाना खान मौजूद हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर में तारीखी मकामात को मंजर आम पर ला रही हैं। और ये शायद पहली दफ़ा हो रहा है, चूँकि आज़ाद कश्मीर की तारीखी अहमियत अपने तौर पर मौजूद है, लेकिन उसमें जो तारीखी जगह हैं उसको मंजर आम पर लाना ये शायद पहली दफ़ा हो रहा है। और डॉक्टर साहिबा का ये कहना है कि शारदा जो एक मकाम है, यहाँ पे मौजूद कुछ खंडरात हैं, उनकी तर्ज तामीर ऐसी है कि ये हिंदुओं का मुकद्दस मकाम है, ताहम माजी में ये मकाम बुद्ध मत, शिव मत और जैन मत का भी इल्मी और तहजीबी मरकज़ रहा है। और इसके आसार न सिर्फ इस वक्त कश्मीर में बल्कि इसके इर्द गिर्द जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी मिलते हैं। शारदा कश्मीर में जो बसने वाले लोग हैं वो तमाम कदीम मज़ाहिब के लिए उनके लिए प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर भी बहुत सारा अभी जो तहकीकी काम है वो किया जाना बाकी है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परेड में प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खान को प्राइड ऑफ पाकिस्तान दिया गया, तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमारे शो में ना आए और हम उनसे सवाल से बात ना करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर ऑनर्ड टू हैव हर विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप जैसे पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करने के साथ आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या है एक्सक्लूसिव दुनिया को बताने के लिए कश्मीर आर्कियोलॉजी के हवाले से जो अभी तक हमें या दुनिया को नहीं पता। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कश्मीर तो वैसे अपनी खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती की वजह से बहुत फेमस है, बट जो इसका आर्कियोलॉजी या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, स्पेशली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, वो इससे पहले दुनिया के सामने नहीं आ सका। और 2011 में जो हमने रिसर्च स्टार्ट की है टेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के माहिरीन के साथ मिलके, और हमने फर्स्ट फेज में डॉक्यूमेंटेशन की। सेकंड फेज में हमने कुछ जो पोटेंशियल साइट्स की उनकी एक्सकवेशन की, और उसकी सबसे जो अहम बात ये थी कि इस इलाके की यानी रियासत जम्मू एंड कश्मीर के इस हिस्से की क्रोनोलॉजी डेवलप हुई, और हमें पता चला कि इसकी तारीख 4000 साल पुरानी है। तो ये सब बड़ी सिग्निफिकेंस थी। ओके, जबरदस्त। डॉक्टर साहिबा, आपने शारदा पर बहुत काम किया, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। ओके, शारदा जो है बेसिकली कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। शारदा एक रस्म ख़त था कश्मीर का, और जिसकी वजह से सारी दुनिया में ये जाना जाता था। अब शारदा जो है, इसकी जो सिविलाइजेशन, जिस तरह से आप महरगढ़ को लेते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसी तरह ये सीट ऑफ लर्निंग था सारी दुनिया के लिए। बट हमने देखना था ये था कि इसके बाकियात जम्मू एंड कश्मीर के किस जगहों पे हैं। तो लकीली जो हिस्सा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें एक वैली है, नीलम वैली, जहाँ पर शारदा अभी भी एक टाउन का नाम है, और उससे एफिलिएटेड एक शारदा टेम्पल भी है। बट शारदा टेम्पल उससे पहले क्या था और यहाँ पे क्या चीज़ थी, तो हमें उससे पता चलता है कि यहाँ पर एक्सकवेशन के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट के लिए भी अट्रैक्टिव रहा है, फिर उसके बाद हिंदुइज्म, शिवाइज्म, और लेटर पीरियड में ये मुसलमान भी और जो हमारे मुस्लिम किंग्स हैं उन्होंने भी इसकी प्रोटेक्शन की है। सो इटसेल्फ जो शारदा सिविलाइजेशन की रिमेन्स हैं ये नीलम वैली में हैं, बट इससे एफिलिएटेड और भी साइट्स हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन से एक तो ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर के दूसरी तरफ बसने वाले स्पेशली जो कश्मीरी पंडित्स हैं या हिंदूस हैं, तो उनको ये चीज़ जो है जो हमारे यहाँ एक डेवलप हो रहा है कि शिद्दत पसंदी सामने आ रही है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन करने से उनका पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर के जो लोगों का जो इमेज है वो बहुत बेहतर हुआ है। क्योंकि ये आपको पता है कि ज़्यादातर उनकी 1947 से पहले हिंदूज भी यहाँ पे आते थे, तो एक तो ये नेशनल जो नैरेटिव है उससे ये इम्प्रूव हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो ये कि अब तक इस पे कितनी डॉक्यूमेंटेशन की जा चुकी है? आपने कहा कि एक्सकवेशन से पता चला है हमें, तो मजीद हमने कितनी खुदाई करनी है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वसाइल का बड़ा मसला है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ एजे के, एक्चुअली मेरे सवाल के दो हिस्से हैं कि अब तक कितनी तहकीक मुकम्मल हो चुकी है, नंबर 1, और दूसरा मेरे सवाल का हिस्सा ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ एजे के एंड देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे फोकस्ड है फंड्स वगैरह को लेकर कि हम इसको मजीद एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। 2011 में जब हमने इसका स्टार्ट लिया तो ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम हुआ है, पर लकीली हमने 3 साल के अंदर 100 से ज़्यादा जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन में फर्स्ट फेज में एक रिपोर्ट आई, और
2020 में हमारी इसकी सेकंड पब्लिकेशन आई। इसके अलावा बेतहाशा जो एमफिल और पीएचडी थीसिस प्रोड्यूस हुए, ज़ाहिर है उसमें मेरा भी शामिल था और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के दूसरे रिसर्चर की भी उसमें कंट्रीब्यूशन थी। एक तो ये एस्पेक्ट है कि सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि इंपॉर्टेंस क्या है साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। तो हमने जब वो काम किया और साथ ही फिर हमने रिकमेंडेशन या पॉलिसीज डेवलप करनी शुरू की 2014 से या 15 से, और हमने तवज्जो दिलाई गवर्नमेंट को कि ये यहाँ पे इन साइट्स के अंदर पोटेंशियल है। स्पेशली सिपैक के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने उसको देखा और हमने फिर कुछ रिकमेंडेशन दी। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ एजेके ने इसको बहुत सीरियस लिया और डिपार्टमेंट टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी ने उस पर कुछ प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किए और लकीली लास्ट मंथ हमने एक प्रोजेक्ट भी साइन किया है और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर डिफरेंट जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के माहिरीन हैं उन्होंने अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया और हम इस पे मजीद काम कर पाएंगे। ये तो गवर्नमेंट ऑफ एजेके की जो कंट्रीब्यूशन है रिसर्चर को सपोर्ट करने की, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी हायर एजुकेशन कमीशन ने सबसे पहले 2011 में हमें एक प्रोजेक्ट साइन किया था कि हम डॉक्यूमेंटेशन करें जो एजेके की है। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे ज़ाहिर फंडिंग एजेंसीज हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं उनकी पूरी की पूरी सपोर्ट है मेरे साथ कि हम इस पे और ज्यादा काम। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि कश्मीर में कौन कौन सी ऐसी नई जगह हैं जिनको सयाहों को जरूर देखना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बात हो रही है 2020 से पहले भी था और अब भी ज्यादा हमारा फोकस इस पे है, तो एजेके भी इसके अंदर शामिल है और लोगों को यूजुअली है कि नेचुरल ब्यूटी है आजाद जम्मू एंड कश्मीर की। बट इस वक्त मैं उनसे यही कहूंगी कि इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो हमने हिस्ट्री इसकी सामने लेके आए पब्लिकेशन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चला है, या जिस तरह से आप टीवी इंटरव्यू में आप बात करें, तो मैं लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि काइंडली जब वो आजाद कश्मीर का विजिट करें तो इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सामने रखें। ये इतना अच्छा आपने मौजू सामने लेकर आई है कि जैसे जिस तरह से हमारे यहाँ मुगल किंग्स आते थे साउथ की तरफ, जो कोटली मीरपुर का हमारा इलाका है, और एक मुगल रोड गुजरती थी जो जम्मू और फिर श्रीनगर कैपिटल समर कैपिटल की तरफ जाती थी। इस पे ज्यादा रिमेन से मैं चाहूंगी कि इस पे लोग आके देखें। फिर पुंछ के अंदर हमारा मंडोल टेम्पल है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि आप केपी के प्रोविंस जहाँ से लगता है मुजफ्फराबाद के साथ गढ़ी हबीबुल्ला मानसेरा और फिर नीलम और जेलम वैली की तरफ रास्ता जाता है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट रहा है मॉन्क्स का पुराने वक्तों में। तो मैं समझती हूँ कि ये रिवाइवल होना चाहिए कि जेलम वैली के साथ जो इसकी कनेक्टिविटी भी गवर्नमेंट को बेहतर करनी चाहिए। और जो स्याह हैं, ये वैसे आप इतनी इंपॉर्टेंट बात करी है डॉक्टर साहिबा, और यकीन जानिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, चूंकि कश्मीर के हवाले से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस तरह से सिविलाइजेशन को लेकर बात नहीं हुई, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी होगी कि इस पे आप जरूर इसका एक मैप डेवलप करें, आपके स्टूडेंट्स करें, आप करें, ताकि बाहर के लोगों को पता चले कि कितनी जबरदस्त लोकेशंस हैं। इन दी एंड दो सवाल, छोटे छोटे हिस्से हैं। पहला तो ये कि जब आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान दिया गया, व्हाट वाज द फीलिंग जब आपको ये अवार्ड मिला ऑन पाकिस्तान डे, और दूसरा कोई भी ऐसा मैसेज दैट यू फील लाइक यू शुड गिव टू द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? अच्छा, देखिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए कभी भी मैंने सोचा नहीं था। वैसे तो मेरी रिकग्निशन थी, मेरे थीसिस या जो मेरी पब्लिकेशन थी, और उस पे लोग मुझे कमेंट करते थे, या जिस तरह से मुझे ईमेल्स आती थी या लोग मुझसे रब्ता करते थे किसी भी रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए कि आप प्लीज शेयर करें आपने जो फाइंडिंग्स की हैं। ये चीज़ थी। इवन के लास्ट ईयर चाइनीज मिशन भी आया, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, पर मैं नहीं समझती थी कि मुझे कोई प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए भी कभी, सच्ची जो मैं आपको बात बताऊं, कि कोई नॉमिनी कर सकता है। जब किसी ने मुझे कॉल दिया कि आप अपनी डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करें, कुछ और चीजें मैडम चाहिए, तो फिर भी मैंने उसको बहुत लाइट लिया। पर लकीली आई गॉट अ मैसेज कि आप इसके लिए सेलेक्ट हुई हैं, और मेरे लिए ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी ऑनर और एजाज की बात थी कि 23 मार्च को हम वहाँ पे बैठे और फिर रिकग्निशन मिली, जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, या बाकी जो सिविल सोसाइटी प्राइड ऑफ पाकिस्तान है और प्राइड ऑफ द वर्ल्ड भी है इनफैक्ट फॉर द पीपल जो कि जिनको सयाहत पसंद है, घूमना फिरना पसंद। कश्मीर की इस शक्ल को हमारे सामने लाने का बहुत शुक्रिया, और प्लीज रुकिएगा नहीं, आप दुनिया को हमें बताती रहेगा। बहुत अच्छा लगा आज आपको एक्सप्रेसो में हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर रुखसाना हमारे साथ मौजूद थी, शी इज अ प्राइड पाकिस्तान, और जबरदस्त काम करी आर्कियोलॉजी को लेकर। इस पे हम बात करते रहेंगे। ये हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक देखते रहिए एक्सप्रेसो। जबरदस्त गाना आपने सुना जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का जिक्र था, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गाना हमने आपको क्यों सुनाया। तो हम आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नौजवान गुलकार से जिन्होंने ये जबरदस्त सा गाना गाया है, और इनका नाम है
असद कुरैशी, वेलकम टू एक्सप्रेसो। असद, कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है ना इस नोबेल कॉज के लिए मुझे इनवाइट किया। और तीनों मेरे फेवरेट ममालिक, सबसे फेवरेट तो पाकिस्तान है ऑब्वियसली, सबकी तीनों की बहुत मोहब्बत है। मतलब आपके फेवरेट क्या मतलब? सबके फेवरेट, चले जी सबके फेवरेट। और आपने तीनों को ही क्लब कर दिया एक गाने में यार, कमाल आइडिया था वैसे, बहुत अच्छा लगा। कैसे आया आइडिया, कैसे आया? बस ये पिछले जिस तरह अर्तुगरुल पाकिस्तान में आया तो बहुत पजीराई मिली, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ बनाएं कि तुर्की में जाकर तुर्की की गलियों में सुना जाए। फिर हमारे एक दोस्त ने कहा कि इसमें अजरबैजान को इंक्लूड करें, और अजरबैजान भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इन दोनों ममालिक की दोस्ती में। फिर हमने अजरबैजान को भी इंक्लूड किया, और फिर 6-7 महीने की मुसलसल अंतक मेहनत के साथ इसको बनाया। हमारे ब्रदर इस्लामिक मुल्क हैं, हमारे कल्चरली बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, मज़हब तो शेयर करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कल्चरली हम वी आर वेल कनेक्टेड। और बहुत ही अच्छा ये आइडिया था। रिस्पॉन्स कैसा है? अजरबैजान की तरफ से तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, मतलब कि मुझे तवक्को नहीं थी। हमने इस गाने में अजरबैजान का बिल्कुल मुख्तसर सा हिस्सा डाला था, लेकिन उनका रिस्पॉन्स इतना है, अगर गाने में उनका हिस्सा इतना है तो उनका रिस्पॉन्स इतना है। तुर्की ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, लेकिन ये है कि अजरबैजान के 3 स्टेट मिनिस्टर से मेरे से कॉन्टैक्ट किया, मुझे आने की दावत दी, और तुर्की के भी कॉन्सुलेट जनरल ने मुझे कहा कि वंस कोविड विल रिमूव तो आपको इंशाल्लाह आने की दावत देंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमने पाकिस्तान का अच्छा इमेज जो दोनों मुल्कों में देने का इरादा और जो अज़म किया था उसमें हम कामयाब हुए हैं। और यकीनन ये पाकिस्तान के हवाले से जब कोई चीज़ हम करते हैं तो क्यों ना कामयाबी हो। बल्कि जिन्ना ने भी कहा था ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि पाकिस्तान को जो है वो इस ज़मीन में कोई ताकत जो है ना वो अंडू नहीं कर सकती। टाइम रहने के लिए बना है। बिल्कुल। असद, आपने कश्मीर के लिए भी एक गाना गाया और वो 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाया, उसके बारे में भी कुछ बताएं, और अगर थोड़ा सा हमें गुनगुनाकर भी वो गाना सुना दें। बस कश्मीर का जो आइडिया था वो मेरे अब्बा जी ने जनरेट किया था। उसका मैं नुकसान ये होगा, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना वो बैन कर दिए गए थे भारत की तरफ। हाँ बिल्कुल, इंडिया की तरफ से। तो उसका एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको, पश्तो वाला। हाथ में पत्थर लिए शहजादी कश्मीर की, ढूंढने निकली है फिर आजादियां कश्मीर की। हाथ में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, दा कश्मीर ज़मुंगा दे, दा कश्मीर पावी ज़मुंग, दा बच्चों वीन दी, दा पवीनो रंग ज़मुंग, जुल्म सितम संग पसंग, ज़मुंग सरा रवान दे, वीन से लाबूना दे, तबाहियां कश्मीर दी। बस इसमें गलती हो गई तो माफ कीजिए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ओब्वियसली हम सारी ज़बानें हमारी अपनी है, लेकिन कितना अच्छा ये आइडिया है। तो जितने लोग कश्मीर में हमें देख रहे हैं, खास तौर पे मकबूजा कश्मीर में, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सारी ज़बानें आपको मैसेज दे रही हैं कि इस वक्त जो है वो हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तानी आपके साथ हैं, और इस नगमे की सूरत में आपके साथ हैं। असद, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक आपकी म्यूज़िक को नहीं सुना, पहली दफ़ा सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज ये है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, कि आप अगर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, उसका इरादा कर लें, यकीन अज़म अपना रख लें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह वो उस पर डट जाएं तो आप कर सकते हैं, वालिदैन की दुआओं से और अपनी अनथक मेहनत के साथ। मैंने भी करके दिखाया। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का, तुर्की उर्दू का, और जितने भी लोगों ने मेरे साथ कोलैबोरेट किया, मैं उनका इंतहा का शुक्रिया अदा करता हूँ। कि और मुस्तकबिल में भी प्लान है कि ऐसा कोई और प्रोजेक्ट कतर के साथ इंशाल्लाह अगला प्रोजेक्ट में गाएंगे भाई, 5 में ऑलरेडी गा दिया है। बस मुश्किल टास्क है, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी हो सकता है जो अगला क्रिकेट फुटबॉल वर्ल्ड कप आने वाला है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में ऐसा परफॉर्म करते नजर आ जाए कतर के। बस हमारा इरादा ये है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, या असद कुरैशी हो, कल उमर हो, कल को कोई और हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप, गुड वर्क, और लोगों को डिफरेंट कंटेंट भी मिला इस गाने की सूरत में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो टाइम हमारा खत्म हो गया। असद से आप मिले और हमने टर्किश, अजरबैजान और सबको मोहब्बत का पैगाम दिया। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे, और भारत को भी पैगाम दिया, कश्मीर हमारा है, इंशाल्लाह लेके रहेंगे। सो टाइम इज ओवर जी, हमें दीजिए इजाजत। बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। अल्लाह हाफिज।